आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया। लालू के साथ मीसा भारती एयर एम्बुलेंस से गई हैं और साथ ही एम्स में उनका इलाज होना है। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पहले से दिल्ली में मौजूद हैं। वहीं तेज प्रताप यादव कल दिल्ली जा रहे हैं। अस्पताल में लालू और बाहर दुआओं का दौर, इलाज से लेकर प्रार्थना तक की ये सारी कवायद उस 74 साल के शख्स के लिए की जा रही हैं जो पिछले 30 से 33 साल में चाहे सत्ता में रहा हो या सत्ता से दूर, बिहार की राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूमती रही है। अब जब वो बीमार हैं तो मंदिर से मस्जिद तक उनके लिए पूजा और दुआ की जा रही है। उनकी तबीयत ठीक हो जाए इसके लिए हम लोग मजार में भगवान से, अल्लाह से आपको दुआ मांगने आए हैं कि उनकी सेहत ठीक हो जाए। दरअसल रविवार को राबड़ी आवास पर सीढ़ियों से पैर फिसलने के बाद उनके कंधे की हड्डी टूट गई थी। कुछ देर बाद लालू प्रसाद की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें तुरंत पारस अस्पताल में भर्ती किया गया। तब से लेकर अब तक लालू के लिए दुआ और प्रार्थना का दौर जारी है। खुद प्रधानमंत्री ने तेजस्वी यादव को फोन कर लालू प्रसाद की सेहत की जानकारी ली। सभी लोगों की दुआ और प्रार्थना जो है वो काम आ रहा है और लालू जी की सेहत जो है पहले से सुधार हुई है। तो और तो ज़्यादा कोई विशेष नहीं है। आप सब लोग की जानकारी में है ही, दिल्ली में अब इलाज चलेगा और पहले से भी पता था कि सिंगापुर ले जाना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू प्रसाद का हाल चाल जानने खुद पारस अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से लालू प्रसाद की सेहत की जानकारी ली। हमारे तो बहुत पुराने समाज के बने अपना यंग एज से ही सब साथ सरकारी खर्चे पर होगी सर, सरकारी खर्चा भी करेगी ना। वो तो करेगी ही, वो तो उनका अधिकार है ना, उनका तो अधिकार है, वो सब कुछ सरकार करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो किया हुआ पहले से बना हुआ नियम ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सब तो होगा ही, लेकिन जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो यही हम लोगों की कामना है। लालू प्रसाद की किडनी में संक्रमण, फेफड़ों में पानी जमा होने और रक्तचाप समेत कई बीमारियां हैं जिनका इलाज पहले से जारी है। किडनी के इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर ले जाने की बात हो रही थी। इसी बीच लालू प्रसाद सीढ़ियों से गिर गए, उनकी तबीयत खराब हो गई। हालांकि लालू प्रसाद की तबीयत में पहले से सुधार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राजीव नगर में आवासीय बोर्ड की जमीन से अवैध निर्माण तोड़े जाने पर हाईकोर्ट ने 14 जुलाई तक यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है और वहां रह रहे लोगों के लिए तत्काल बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है। हाईकोर्ट ने मलबा हटाने पर भी रोक लगा दी है। 2 और 3 जुलाई को पटना के राजीव नगर इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। 40 एकड़ पर बने 70 घरों को एक एक कर तोड़ दिया गया। बुलडोजर के पहिए तब रुके जब हाईकोर्ट ने 3 जुलाई को कार्रवाई रोकने का आदेश दिया। 6 जुलाई को फिर से मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए। इसके अलावा कोर्ट ने और क्या कुछ आदेश दिया, आप भी जान लीजिए। कोर्ट ने 25 सालों के दरमियान इलाके में तैनात सभी सीओ, थाना प्रभारी और आवास बोर्ड के अधिकारियों की सूची मांगी है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जमीन बेचने वाले निराला कोऑपरेटिव के पदाधिकारियों एवं अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। उनके खिलाफ लंबित सभी मामलों की जाँच की जाए। जिन लोगों का बिजली पानी बंद किया गया है उन्हें तत्काल इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही मलबा हटाने पर भी रोक लगा दी गई है। सुनवाई को अगली तिथि को आवास बोर्ड के अधिवक्ता न्यायालय को वो सारे मैनेजिंग डायरेक्टर की लिस्ट सूची पेश करें जो विगत 25 साल से वहां पदस्थापित रहे हैं। माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें यह भी निर्देशित किया गया है कि वे विगत 25 साल से आवास बोर्ड में पदस्थापित स्टेट ऑफिसर्स का भी लिस्ट दें। उसके अलावे कुछ अन्य ऑफिसर्स के भी लिस्ट मांगे गए हैं आवास बोर्ड। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी और तब तक के लिए हाईकोर्ट ने राजीव नगर में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। मतलब अवैध अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई जिला प्रशासन ने शुरू की थी, अब वो 14 जुलाई के बाद ही दोबारा शुरू हो पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रितु रोहिणी की रिपोर्ट।
और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं लालू प्रसाद से जुड़ी हुई। लालू प्रसाद दिल्ली पहुंच गए हैं। एयर एम्बुलेंस से दिल्ली पहुंच चुके हैं लालू प्रसाद और दिल्ली एम्स में उनका इलाज होगा। कुछ देर पहले ही ये इस खबर भी हमने आपको दिखाई कि पटना से वो रवाना हुए और शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर है। शंकर, खबर बताएं। देखिए, अभी तकरीबन 5 मिनट पहले लालू प्रसाद यादव को विशेष चार्टर्ड एम्बुलेंस से लाया गया है और लाने के बाद यहाँ से जो रवानगी जो हो रही है और यहाँ से सीधे निकलेंगे और एम्स अस्पताल में लेकर उनके परिजन उनको लेके जाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा आए हुए थे। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव के बड़े दामाद शैलेश यादव आए हुए थे। इसके साथ साथ जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो उनकी भी रवानगी थी रांची के लिए, लेकिन जैसे ही उनको इस मामले की जानकारी हुई कि लालू प्रसाद यादव विशेष एम्बुलेंस विमान से उनको लाया जा रहा है, तो वो भी तकरीबन 15 मिनट तक वहां बैठे, उनके परिजनों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद जब लालू प्रसाद यादव को अंदर से ही एयरपोर्ट के अंदर से ही दूसरे रास्ते से निकाला गया, क्योंकि जो विशेष चार्टर्ड विमान है, चार्टर्ड विमान से उसके बाद एक एम्बुलेंस में डाला गया, तो एम्बुलेंस वाले रास्ते पे वीआईपी एंट्री नहीं होती है। लिहाजा जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन हेमंत सोरेन काफी देर तक वहां पे बैठे रहे और लालू प्रसाद यादव जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे इस मामले की जानकारी मिली कि लालू प्रसाद यादव दूसरे गेट से उनको निकाला जा रहा है, तो उसके बाद भी वो बैठे रहे। उसके बाद उनके परिजनों से मुलाकात करने के बाद और इसके साथ साथ जो आए हुए थे एयरपोर्ट से तमाम जो उनके साथ में उनके परिवार के सदस्य जुड़े जो आए हुए थे, उनसे फिर मिलने के बाद फिर उनके बाद वो भी अब रांची के लिए रवाना हो चुके हैं। वो भी विशेष विमान से रांची के लिए रवाना हुए। लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की हालात काफी खराब है, जिस तरह से हालात उनके पिछले कुछ दिनों के अंदर में उनकी खराब हुई है, तो उन्हीं के हालात को ध्यान में रखते हुए उनको एम्स में लाया गया और एम्स में अस्पताल में यहाँ पर उनका इलाज कराया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए शंकर आनंद हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी जो अपडेट बता रहे थे। सोशल मीडिया पर सौहार्द बिगाड़ने वाली टिप्पणी को लेकर हिंदू पुत्र संगठन के संस्थापक राजीव ब्रह्मर्षि को हाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। पोस्ट डिलीट होने के बाद राजीव को गिरफ्तार किया गया है। राजीव ब्रह्मर्षि ने एक समुदाय को लेकर टिप्पणी की थी जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का अंदेशा था। हालांकि जिला प्रशासन ने तत्काल पोस्ट को डिलीट करवा दिया था, लेकिन हेडक्वार्टर के टेक्निकल सेल ने पोस्ट को नोटिस कर लिया और हेडक्वार्टर के आदेश पर उनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि गिरफ्तारी के दौरान राजीव के समर्थकों ने नारेबाजी भी की है। क्या बोले तो जिस कारण अरेस्टिंग हुई? हमने केवल इतना कहा था कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं का गला काटने के लिए घूम रहे हैं, सतर्क रहना, इस पर आपत्ति है। रोहतास पुलिस ने बजरंग दल के संयोजक सन्नी उर्फ आर्या राजपूत को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है प्रतीक शर्मा। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले व्हाट्सएप के जरिए सन्नी सिंह को राजस्थान के उदयपुर की तर्ज पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी। जांच में पता चला कि धमकी देने वाला प्रतीक शर्मा है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। प्रतीक कुमार शर्मा, 65 कामेश्वर प्रसाद शर्मा, साकिन धरारा, वार्ड नंबर 15, थाना दरिहट का ये रहने वाला है और इस घटना में उपयोग किया गया मोबाइल को भी उसके पास से जब्त किया गया है। और जब उससे पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि राजस्थान के उदयपुर की घटना का नाम लेकर के उसके द्वारा इस प्रकार से एक इंटरनेट जनरेटेड फेक व्हाट्सएप नंबर से धमकी भरा मैसेज दिया गया था और उसके द्वारा यह भी बतलाया गया है कि वो वादी से पूर्व से परिचित है और उनका पूर्व से जान पहचान है। सासाराम कोर्ट ने विक्रमगंज के पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह और उनकी पत्नी कुसुम देवी को हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल साल 2017 में विक्रमगंज के तेंदुनी में सलेहा खातून नाम की एक बच्ची की हत्या हुई थी। हत्याकांड में वादी मुन्ना कुमार ने मामला दर्ज कराया था और इसी मामले में एडीजे 3 की कोर्ट ने पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह और उनकी पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आपसी रंजिश में पूर्व विधायक पर फायरिंग का आरोप था और इस मामले में पूर्व विधायक और उनकी पत्नी को दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एडीजे 3 की कोर्ट ने 3 आरोपियों को रिहा कर दिया। वहीं पूर्व विधायक और उनकी पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई। सूर्यदेव सिंह विक्रमगंज से 2 बार विधायक रहे हैं। बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की अक्सर पढ़ाने में कोताही, लापरवाही की खबरें आपने देखी सुनी होंगी। इधर बिहार के एक प्रोफेसर ने मिसाल कायम कर दी। उन्होंने अपनी सैलरी के करीब 24 लाख रुपए लौटाने की पेशकश की है।
प्रोफेसर ने लौटाए सैलरी के 24 लाख रुपए। क्लास नहीं मिलने पर लौटाई सैलरी। ईमानदारी की पेश की अनूठी मिसाल। मुजफ्फरपुर के नीतीश्वर कॉलेज के हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ललन कुमार सुर्खियों में हैं। दरअसल डॉक्टर ललन कुमार ने कॉलेज में स्टूडेंट्स की उपस्थिति लगातार नगण्य रहने पर अपनी 2 साल 9 महीने की पूरी सैलरी लौटाने की पेशकश की है। उनका कहना है कि जब 33 महीने स्टूडेंट को पढ़ाया ही नहीं तो फिर किस बात की सैलरी लूं? दरअसल डॉक्टर ललन सिंह ने पीजी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर का आग्रह किया था, जिसे नजरअंदाज किया गया, जिसके बाद उन्होंने न सिर्फ सैलरी के करीब 24 लाख रुपए लौटाने की पेशकश की है, बल्कि मांग पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन की भी चेतावनी दी है। हमारी जो अकादमिक प्रतिभा है वो प्रतिभा हम अपनी जगह पर नहीं दिखा पा रहे हैं। यहाँ पर जैसे हमारी कोशिश है कि मैं मास्टर्स के बच्चों को पढ़ाऊँ, उसके ऊपर के बच्चों को पढ़ाऊँ। यहाँ पर चूँकि कॉलेज यूजी कॉलेज है और इसमें बच्चों की संख्या बहुत कमजोर है, यहाँ पर जो संतोषजनक नहीं हो पा रही है, तो ये दिक्कत है हमारे पास। मैंने उनको कहा कि एमडीडीए में क्लासेस होती है, आरडीएस में क्लास, तो वहाँ देने दीजिए मुझे। यूनिवर्सिटी पीजी डिपार्टमेंट में गेस्ट फैकल्टी उन्होंने नियुक्त किया रहा है, लेकिन वहाँ करके नहीं परमानेंट नहीं जा सकता। यदि सीट है वहाँ पर पढ़ा रहे हैं गेस्ट फैकल्टी, इसका मतलब परमानेंट की सीट है वहाँ पर, क्यों नहीं जाने दिया जाए? वहाँ पर पीजी डिपार्टमेंट में आज के डेट में बहुत अच्छी क्लासेस होती है। मैंने उन कुलपति साहब को मौका दिया है कि इस पर संज्ञान विचार करके देखें, और विचार यदि नहीं मानते तो फिर मैं भूख हड़ताल आमरण अनशन पर जाऊंगा। फिर मामले को लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल ने न सिर्फ अनभिज्ञता जताई है, बल्कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होने के डॉक्टर ललन कुमार के आरोप को भी बेबुनियाद बताया है। महाविद्यालय के प्राचार्य हम हैं, तो ये हमारी जानकारी में नहीं था। कम या ज़्यादा ये संख्या होना एक अलग बात है, लेकिन कक्षाएं नियमित रूप से चलती हैं। इनकी मंशा है कि ये पीजी में जाएं और स्नातकोत्तर विभाग में अपने ज्ञान को दें, तो इसलिए शायद इन्होंने ये कोशिश की होगी। डॉक्टर ललन कुमार के आरोपों को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने भी गंभीरता से लिया है, साथ ही जांच का भरोसा दिया है। उसमें उन्होंने अपना चेक लगा के दिया था, 23 लाख समथिंग का था चेक। तो हमने कहा कि चेक को आप अपने पास रख लीजिए, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कि हम आपसे चेक लें। हम लोग चाहेंगे उसके पहले इस समस्या का समाधान कर दें। पहले पूछ लेते हैं प्रिंसिपल साहब से, प्राचार्य महोदय से, कि क्या वस्तु स्थिति है, सही में उनको बच्चे नहीं मिलते हैं या क्या है। डॉक्टर ललन कुमार ने साफ कह दिया है कि बिना पढ़ाए वेतन लेना उन्हें कतई गवारा नहीं है। इस मामले में रजिस्ट्रार आर.के. ठाकुर से बात की तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि इस मामले की जांच हम कर रहे हैं। हालांकि चेक देने की उन्होंने कोशिश की, उस चेक को लौटा दिया गया है, लेकिन यह मामला काफी गंभीर है, तो इसकी जांच वो कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और दानापुर से अगली खबर, जहां आर्मी सेंट्रल कमांड इंटेलिजेंस बटालियन लखनऊ ने दानापुर पुलिस की मदद से रिटायर्ड आर्मी हवलदार से 10,000 रुपए घूस लेते सेना के वेतन लेखा कार्यालय के सीनियर ऑडिटर धनंजय कुमार को गिरफ्तार किया। धनंजय कुमार पर सेना के रिटायर्ड हवलदार के ग्रेच्युटी और छुट्टी का पैसा निकालने के नाम पर घूस लेने का आरोप है। दानापुर पुलिस का कहना है कि न्यू ताराचक निवासी पूर्व सैनिक ने सेना के सेंट्रल कमांड इंटेलिजेंस बटालियन लखनऊ को लिखित शिकायत दी थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। जो सूचक है इस बात के, सूचक ने धनंजय कुमार को 10,000 रुपया दिया, वो ले करके अपने फुल पैंट के दाहिने जेब में पैसा रख लिए। ये गेट के बाहर, कार्यालय के गेट के बाहर उन्होंने पैसा दिया। उसके बाद सूचक के द्वारा इशारा किया गया और हम लोगों ने जाकर के उनको पकड़ा। आज से शुरू हुई डायल 112 इमरजेंसी सेवा के लिए बिहार पुलिस रेडियो के भवन में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया, जिसमें डायल 112 की पूरी टीम तैनात है। और इस टीम का सबसे महत्वपूर्ण अंग है टेली कम्युनिकेशन सेंटर, जहां 270 पुलिसकर्मी तैनात हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस सिस्टम पर 24 घंटे काम होगा। एक शिफ्ट में 90 प्रशिक्षित पुलिसकर्मी की ड्यूटी लग रही है। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के तहत डायल 112 का आज से शुरुआत हो गया है। अब इस वक्त मैं कंट्रोल टेलीकम्युनिकेटिंग का जो रूम है उसमें मौजूद हूँ। आप यहाँ सीधे तौर पर तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो पहला अगर कोई भी कंप्लेनेंट है वो जब फ़ोन करेगा तो यहाँ पर ही सबसे पहले फ़ोन आएगा। ये टेलीकम्युनिकेशन है, ये इसके ज़रिए फिर यहाँ से फर्दर डिस्पैच किया जाएगा। तो हम इन लोगों से बातचीत करते हैं जिनको ट्रेनिंग मिली है, क्या कुछ कैसे करना है, किस तरीके की ट्रेनिंग मिली है आप लोगों को और क्या काम है आपका। हम लोग को यहाँ ट्रेनिंग लगातार 2 महीने से मिली रही है।
अब देखिए यहाँ पर एक फ़ोन आया है सीधे तौर पर, और जो डायल 112 पे अभी जस्ट फ़ोन आया है, और किस तरीके से ये पूरी कार्य प्रणाली काम कर रही है। आप देखिए कि इनको फ़ोन आया है और ये उनसे जो कंप्लेनेंट हैं उनसे सीधे तौर पर बातचीत कर रही हैं। तो सीधे तौर पर जो भी इमरजेंसी सुविधाएं हैं उसके लिए आप 112 डायल कर सकते हैं और सीधे तौर पर बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद इनके स्क्रीन पे फ्लैश होगा। आप देखिए कि किस तरीके से जिन्होंने फ़ोन किया है उनका डिटेल दिखाया जा रहा है, उनकी नंबर बताई जा रही है कि किस नंबर से उनका एड्रेस बताया जा रहा है, ताकि उनके लोकेशन को भी ट्रैक किया जा सके। तो साफ तौर पर ये जो डायल 112 है, ये पूरा सिस्टम, ये जो पूरी प्रणाली है वो इस तरीके से काम कर रही है। इस वक्त हम ये जो टेलीकम्युनिकेशन इनका रूम है यहाँ पर है, और इस तरह से जब कंप्लेनेंट कोई फ़ोन करता है उसके बाद यहाँ पर जो सिस्टम है नीचे डिस्पैच कर दिया जाता है। उसके बाद फिर उन तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। और जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है वो ये भी है कि जो कंप्लेनेंट हैं उनसे फीडबैक भी लिया जाता है कि ये जैसे ERSS प्रोजेक्ट है, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, डायल 112, इसका ये जो पार्ट है, दिस इज़ द कॉल टेकर रूम। यहाँ पे जितनी भी कॉल्स आते हैं, जो भी 112 डायल करेगा, ये कॉल्स यहीं पे लैंड होंगी। यहाँ पे जितने भी हमारे असिस्टेंट हैं, कॉल टेकर असिस्टेंट्स, वो कॉल्स को रिसीव करेंगे, उसका एक केस रजिस्टर करेंगे। केस रजिस्टर करते ही उनको एक लोकेशन मिल जाता है। लोकेशन के साथ जो भी उसका सूचक ने जो सूचना दी है उसको रजिस्टर करते हुए वो नीचे डिस्पैच रूम में भेज देते हैं। नीचे डिस्पैच रूम में डिस्पैचर का काम है कि जो भी सूचना आई है उसको तुरंत ही जो घटनास्थल के नज़दीकी जो हमारी ERV है, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है, उसको इमीडिएटली ये सूचना हम लोग डिस्पैच करते हैं, ताकि ये व्हीकल तुरंत ही घटनास्थल पे पहुंच के जो भी सूचक का प्रॉब्लम है उसको तत्परता से सॉल्व करें। ओके, तो ये जो मैडम बता रही थी जिस तरीके से ये टेलीकम्युनिकेशन रूम है, पहले यहाँ पर ये कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है, यहाँ पर फ़ोन आता है, फ़ोन करने के बाद व्हीकल तक जो है वहाँ डिस्पैच करना है, और सारी चीज़ें इस तरीके से एक प्रोसेस के तहत ये पूरा डायल 112 जो है वो इमरजेंसी सुविधाओं के लिए बिल्कुल तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।